हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस। ठीक है, या तो यू कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। ठीक है, हम सुबह अलार्म सेट करते हैं सब लोग, कोई 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का। फिर उसके बाद कई कई जैसे मेरे साथ भी होता है, उसको स्नूज करके वापस सो जाते हैं। ठीक है, रात को हमने वो अलार्म 6 बजे का चाहे अलार्म सेट किया था, चाहे 4 बजे का अलार्म सेट किया था, वो किसी पर्पस से सेट किया था, है ना। हमने सोचा था, हमने प्लानिंग करी थी कि 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठ के 4:30 से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, 4:30 से लेके 6 AM तक मैं ना अपना एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश मान लिया, ये पढ़ूंगा। लेकिन जब मैं वो 4 बजे का अलार्म स्नूज करके सो जाती हूँ, तो ये जो मेरी प्लानिंग थी कि 4:30 बजे से 6 बजे तक मैंने पढ़ना है, ये वेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वापस सो जाएंगे। यानी कि आपने चूज करा वापस सोना, आपने चूज करा, फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं दे सकते कि मैं उठ नहीं पा रहा या मैं उठ नहीं सकता सुबह, बिकॉज आपने रात को माइंडसेट पूरा प्रिपेयर किया था। सुबह वो आपकी चॉइस थी स्नूज करना या नहीं करना। ओके, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। जो सपने आप देख रहे हैं वो सपने देखते रहिए, या फिर उनको चेज करने के लिए उठिए। ठीक है, उठो, उनको चेज करो। जो 4 बजे का अलार्म लगाया है, 6 बजे का अलार्म लगाया है, उसको उसी प्रोसेस को फॉलो करो जो रात को प्लानिंग की थी, उस पूरी प्लानिंग को फॉलो करो। ठीक है, अब 2020 कोई भी नहीं भूल सकता। मार्च में जब लॉकडाउन लगा था फर्स्ट टाइम, सबसे सारी दुनिया ने एक नाम सुना था, कोविड-19, कोरोना वायरस। हड़कंप मचा हुआ था हर तरफ की, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। अब तीसरे साल में हैं हम कोविड आने के। ठीक है, पर वो जो चीज़ें हैं, जो कोरोना वायरस है, वो अब एक ऐसी बीमारी की तरह हो गया जैसे सीजनल कुछ बीमारी चलती है ना, सीजनल कोई फ्लू चलता है कि हर सीजन में। अब बर्ड फ्लू भी पूरे साल भर नहीं आता रहता, साल में एक बार ही उसकी न्यूज़ ज़्यादा आने लगती है कि अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, बर्ड फ्लू का खतरा। हालांकि ये कोई नई बीमारी नहीं है, हर साल लगभग हर साल हमें सुनने मिलती है। वैसे ही अब इस साल के जो केसेस रिकॉर्ड किए गए, कितनी 12 अप्रैल को, वो कितने थे, 7,830 न्यू केसेस रिपोर्ट करे गए 24 घंटों के अंदर अंदर। और ये पिछले 200 दिनों का सबसे हाईएस्ट डेटा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ के अकॉर्डिंग ये पिछले 200 दिनों में सबसे पहली बार इतने नंबर ऑफ केसेस एक दिन में आए हैं। ठीक है, तो ये क्यों आए इतने केसेस? तो अब इसी के लिए ये आर्टिकल है कि हमें पहले ही प्रिपेयर, देखो बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि बेटर पार्ट ऑफ मैनेज कुछ भी चीज़ को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, तो आपको हमेशा हर चीज़ के लिए, आप देखेंगे अगर आप मैनेजरियल स्किल्स में अच्छे, तो आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट और मुख्य पार्ट है प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, अगर हमें इसको कोविड-19 को कर्ब करना है, इसको कम स्तर पे लेकर आना है कि जितना जान हानि हुई थी 2020 या 21 के दौरान में, उतनी अब ना हो, उस तरीके से वाइड स्प्रेड ना बने, तो हमें इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आज की डेट में 40,000 एक्टिव केसेस हैं अपने देश में। ठीक है, और ये जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इनमें सबसे मुख्यतः जो वायरस, हमने पता है ना कि वो म्यूटेट होता है, फिर आगे उसके कोई दूसरा वेरिएंट बन जाता है, वेरिएशंस आते हैं, तो वो ओमिक्रॉन पेरेंट वायरस है, उसी का सब वायरस, यानी कि उसी का आगे पोता पड़पोता ऐसा करके सीरीज में XBB.1.16 ये उसका नाम है। ठीक है, इस वायरस की वजह से ज़्यादा केसेस जो राइज हो रहे हैं इंडिया में, वो इस वायरस की वजह से है। और अभी तक डेथ्स जो थी पहले कम थी, अब वो भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ठीक है, कई स्टेट्स की रिपोर्ट्स आई हैं सामने, तो उसमें ये पता चला है कि अब डेथ रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है,
जो कि पिछले कई महीनों से कोई भी डेथ रेट नहीं था, अब वो क्या है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पता चला कि ये जो XBB.1.16 जो वायरस है, इसमें शुरुआती लक्षण क्या है, माइल्ड इन्फेक्शन जैसे लक्षण है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है। लेकिन जो हमारे हेल्थ सिस्टम्स हैं वो अभी कोई भी चीज़ मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि हम इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते कि यार ये छोटा सा वायरस है, देख लेंगे जब आएगा। इस चीज़ का रिस्क हम लोग नहीं ले सकते, अंडर प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। ठीक है, अगर कोई चीज़ इस तरीके से जैसे पहले फैली थी, कम्युनल स्प्रेड हो रहे थे, इतनी ज़्यादा तादाद में स्प्रेड हो रहे थे, तो हम वो चीज़ का रिस्क दोबारा नहीं ले सकते, दोबारा लॉकडाउन का बोझ कोई भी नहीं लेना चाहेगा, राइट। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। उसी में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना पूरी जो कोविड टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग करी है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया कि आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। WHO के जो भी गाइडलाइंस हैं कोविड सेफ्टी के लिए, ठीक है, उसके तहत आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा पहले जो तरीका काम आया था, कौन सा तरीका काम आया था, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेट। यानी कि पहले टेस्ट करो, फिर ट्रैक करो कि और किस किस को कंटेमिनेशन हुआ है, साथ में कौन कौन संपर्क में आया है, फिर ट्रीट करो, फिर वैक्सीनेट करो। ठीक है, यही तरीका अब आपने अपनाना है। चाहे ज़रूरत पड़े कि कहीं को सीज करना है, चाहे ज़रूरत पड़े मास्क मैंडेटरी करना है, जो आपको करना है वो करिए। अब 2023 में जब हम 2023 मार्च में अब अप्रैल में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि कोविड-19 है, तो आज की डेट में जो कोविड-19 है और 2020 मार्च में जब लॉकडाउन फर्स्ट टाइम इंडिया में लगा था, तब जो कोविड-19 था उसमें और अभी में डिफरेंस ये है कि उस टाइम हमें इस वायरस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये एकदम न्यू था, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। अब हमें इसके बारे में जानकारी है, वैक्सीनेशन है अवेलेबल, मेडिसिन अवेलेबल हैं, और अगर ये और ज़्यादा म्यूटेट होता है और ज़्यादा किसी ऐसे वेरिएंट में बदलता है कि जो ज़्यादा थोड़ा हानिकारक हो, तो हम प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये अब एक सीजनल फ्लू की तरह हो गया कि हर साल में एक बार तो ये होएगा ही होएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया जो था वो कौन से इन स्टेटमेंट्स में से बताया जा सकता है। द XBB.1.16 strain of the Omicron virus is responsible for the increase in COVID-19 cases in the country. ठीक है, preparedness in management is crucial to handle the rising COVID-19 cases. ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर हमें प्रिपेयर्ड होंगे पहले से ही कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है, इस चीज़ का पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा, तो कोविड-19 के केसेस अगर बढ़ेंगे भी तो उनको हैंडल करने में आसानी होगी, ईजीनेस होगी। ठीक है, और यही है पूरा पैसेज जो डिफाइन किया गया है वो इसी थीम के आसपास घूम रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the key difference between March 2023 and March 2020 in terms of the world preparedness for COVID-19? कोविड-19 की प्रिपेयर्डनेस के लिए दुनिया भर की जो तैयारी है उसके लिए कोविड-19 मार्च 2023 और मार्च 2020 के अंदर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अब हम लोग इसके लिए नए नहीं हैं, ये हमारे लिए नया नहीं है, हम इसको पहले भी जानते हैं और हमने थोड़ा सा अभी हमें एक्सपीरियंस है, हमारे पास वैक्सीन्स हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, और हमें तरीके पता हैं कि किस चीज़ के ऊपर ये इफेक्ट करता है और क्या चीज़ें हैं जो ठीक कर सकती है। हमारी इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। सबसे पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ये होके भी चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और इफेक्ट भी कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर इम्यूनिटी वीक होगी, मल्टीपल, जैसे हमने देखा था कि ये बुजुर्ग, ओल्ड पीपल,
या बुजुर्गों को ज़्यादा हो रहा था, या फिर जिनको कोई पहले से ही बीमारी है उन लोगों को ज़्यादा हो रहा था, उन लोगों की जानें भी ज़्यादा जा रही थी, है ना। तो बुजुर्गों को, बच्चों को इन चीज़ों से बचाना, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी अभी डेवलपमेंट स्टेज में होती है, तो उनको भी बचाना पड़ रहा था। जो वयस्क थे, जो अच्छा खान पीन जिनका अच्छा था, या फिर जो क्या बोलते अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर चीज़ खाते थे अच्छे से, तो उन लोगों का, या फिर हल्दी वाला दूध पियो, काढ़े वाली चाय पियो, यही सब इंडियन यही रेमेडीज काम आ रही थी उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने को, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनको कोविड नहीं अटैक करा था, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी उनके ऊपर अटैक करा था। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ न्यू वैक्सीन। कोई न्यू वैक्सीन का जिक्र किया गया यहाँ पे नहीं। द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर कोविड नाइव, यानी कि कोविड के लिए एक नया कोविड हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, अब हम इसके बारे में अब जानते हैं, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। एंड हैज़ गेन्ड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द वायरस। सही है, यही है डिफरेंस अभी के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ टेकन ओवर द कोविड-19 टास्क फोर्स, कि उन्होंने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया। कोविड-19 टास्क फोर्स जो है वो पूरी की पूरी अब उनके निरीक्षण में काम करेगी, ऐसा नहीं है। कंपल्सरी मास्किंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सेवरल स्टेट्स। हाँ, ये भी सही है, लेकिन कोविड-19 जो वो ये तो उस टाइम पे भी लगाया गया था, तो अभी मार्च 2023 और मार्च 20 में ये डिफरेंस तो नहीं है। डिफरेंस ये है कि हमारे लिए कोविड अब नया नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं होकर आई है, हमें एक्सपीरियंस है अब इसके साथ डील करने में। What was Prime Minister Narendra Modi's advice to states during the meeting of the COVID-19 task force in order to tackle the rising number of COVID-19 cases in India? तो उनका यही था कि हमने जो हमारा टेस्ट ट्रैक टेस्ट ट्रीट वैक्सीन वाला जो तरीका था, मैप था, उसी को फॉलो, फ्लो चार्ट था, उसी को फॉलो करना है। कोविड-19 और कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करना है, ठीक है। यही उन्होंने बताया। इंक्रीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा खर्चा करने से। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर्स, क्योंकि अभी आप अगर बनाने शुरू भी करेंगे कोई चीज़ तो साल भर लग जाएगा। अगर अभी केसेस राइज हो जाएंगे तो हॉस्पिटल नया बनाने से वो चीज़ ठीक नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन कोविड-19 आप नियमों का पालन करें, जो ट्रीटमेंट है, टेस्टिंग है, वो लगातार होती रहे, वैक्सीनेशन लगातार लोग लेते रहे, तो फ़ायदा है ना उस चीज़ का। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर वैक्सीनेशन, की वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए। तो हमें पता है कि अभी तक तो ये वैक्सीन हमें फ्री लग रही थी, है ना, तो हमें आर्थिक मदद का यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आर्थिक मदद का कोई रोल दिखता नहीं है। फोकस ऑन टेस्ट ट्रैक ट्रीट वैक्सीनेट स्ट्रेटजिम एंड एडहेयर टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि अपने जो स्ट्रेस ट्रैक ट्रीट वैक्सीन वाली स्ट्रैटेजी थी उसको फॉलो करो और कोविड-19 बिहेवियर को फॉलो करो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is one key factor that can determine the success of public health measures in controlling the rising number of COVID-19 cases in India? अब पब्लिक को कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो वो अगर फॉलो करते हैं, आम जनता हेल्थ मेजर्स जो फॉलो करते हैं, तो कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस में कमी आ सकती है। सीधी सी बात है, वो अपनी पर्सनल हाइजीन को ध्यान रखेंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, आप मास्क लगा के जाएंगे बाहर, आते ही हाथ धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, अपने आप को सैनिटाइज करेंगे। अब गर्मियां हैं तो पॉसिबिलिटी है तो नहा ही लीजिए अच्छे से, है ना। और उसके बाद घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाइए उसके बाद, ठीक है। आप अपना नियमित तौर से व्यायाम कीजिए, फ्रूट्स खाइए, अपने काढ़े रेगुलर लेते रहिए, है ना। तो आप कोविड-19 नियमों का खुद ही पालन कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज करो टाइम एंड अगेन, तो आपको कैसे कोविड-19 आपको होगा, और अगर आपको है भी तो आपसे दूसरों को स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप पर्सनली एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं तो ये अपने आप केस रोका जा सकता है। रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्पिटल्स, नए अस्पताल बनाए जाए लगातार, ठीक है, तेजी से, जल्दी। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन मेजर्स, की लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो लॉकडाउन लगाना इज नॉट अ सोल्यूशन।
क्या होगा भी, वैसे ही इतना इकोनॉमिक मंदी चल रही है और ज़्यादा लोग परेशान हो जाएंगे। पर्सनल कंप्लायंस विद हाइजीन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल, कि हर एक व्यक्ति को हाइजीन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को पालन करना चाहिए अपनी स्वेच्छा से, मतलब उनकी खुद की ये होना चाहिए कि हमें करना है। आपको अगर कोई डंडा मार के बोलता रहे हेलमेट पहनो हेलमेट पहनो हेलमेट पहनो, आप क्या करते हो, उनके सामने पहन लेते हैं, बाद में जाके उतार देते हैं, करते हैं ज़्यादातर लोग ये चीज़। लेकिन अगर आपको खुद से आएगा कि मेरी सेफ्टी है, मेरे को घर पे मेरे फैमिली वेट कर रही है तो मुझे हेलमेट पहनना है, तो आप पहन के जाएंगे हर जगह, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वही चीज़ है कि आपको अगर खुद को पता है कि हमारी और हमारी फैमिली की सेफ्टी है, तो आप हेल्थ जो पर्सनल हाइजीन है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, इनको खुद फॉलो करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? राइजिंग कोविड-19 cases in India call for increased preparedness in health system। ये एक्चुअली फर्स्ट है, थोड़े नंबरिंग देखना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। कि जो कोविड-19 केसेस जो बढ़ रहे हैं इंडिया में, इससे हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की और ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत है हेल्थ सिस्टम में। यानी कि हेल्थ केयर की जो एक हेल्थ केयर का जो सिस्टम है उसके अंदर हमें और ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है बढ़ते हुए कोविड-19 केसेस को देखते हुए, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाउ ट्रीट्स कोविड-19 टू सिमिलरली टू सीजनल इन्फ्लुएंजा, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब कोविड-19 को सीजनल इन्फ्लुएंजा की तरह ट्रीट कर रहा है। जैसे सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम बुखार आम बात है, वैसे ये ट्रीट करें कि कोविड-19 अब इस सीजन में तो होएगा ही होएगा, ठीक है, वो आएगा ही, तो वो पूरी तरह से जाएगा नहीं, रहेगा, ठीक है। तो ये सही है, वो लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। फेटिलिटीज हैव बीन कंसिस्टेंटली हाई इन ऑल स्टेट्स, कि जो मृत्यु दर है वो सभी स्टेट्स में बहुत हाई हो गया है। तो ऐसा नहीं है, सभी स्टेट्स में बहुत हाई नहीं हुआ है, कुछ स्टेट्स में हाई हुआ है, कुछ जगहों पे ज़्यादा तादाद बढ़ गई है। द पैसेज सजेट्स दैट हेल्थ सिस्टम शुड नॉट प्रिपेयर फॉर द XBB.1.16 स्ट्रेन सिंस इट इज़ माइल्डर, कि कह रहे हैं कि अगर कोविड-19 का जो ये XBB.1.16 जो वायरस है, स्ट्रेन है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा घातक नहीं है, ये बहुत कम असरदार है, तो हमें ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। हर तरीके, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। चाहे बिल्कुल ही माइल्ड है, चाहे बिल्कुल इतना है माइल्ड है कि आपको किसी के अंदर हो तो पता भी ना चले, कुछ हो भी ना, कुछ सिम्टम ना दिखे, कुछ भी ना हो, आगे वाले 10 सालों तक कुछ ना हो, तो भी हमें प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नेवर नो कि 10 सालों के बाद वो कैसा इम्पैक्ट डालने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ है, ये दोनों इनकरेक्ट है। दैट मीन्स थर्ड और फोर्थ कहाँ आ रहे हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the tone of passage, how does the author feel about preparedness in handling the rising कोविड-19 केसेस? कि हमारी जो तैयारी है, ठीक है, कोविड-19 केसेस जो बढ़ रहे हैं उनको उनके साथ हैंडल करने के लिए, उनको डील करने के लिए, उसके बारे में जो राइटर हैं उनका क्या नज़रिया है, क्या वो किस तरीके से उसको सोच रहे हैं। तो उनको चिंता है, राइट, वो कंसर्न्ड है, वो हमें प्रेरित करने कि हमें चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे माइल्ड सिम्टम हो, चाहे ज़्यादा मेजर सिम्टम हो, चाहे हार्श हो वायरस, चाहे नहीं हो हार्श, पर हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा, ठीक है। वो कंसर्न बता रहे हैं कि देखो केसेस बढ़ रहे हैं, अब फेटिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, कोविड-19 का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या है? कंसर्न्ड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The consequences of not vaccinating against COVID-19, कि कोविड-19 के अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं लिए तो उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, तो ये तो नहीं डिस्कस किया गया। हमें सिर्फ ये बताया गया कि हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है हमें प्रिपेयर्ड रहने की, ठीक है। सो नेक्स्ट इज
द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस इन मैनेजिंग कोविड-19 केसेस, जो कि सही है, बिल्कुल यही थीम है पूरे पैसेज की। उनका पूरा जोर जो इसी बात पे है कि आप प्रिपेयर्ड रहो, प्रिपेयर्ड रहो। क्यों हमें प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर क्लेयरवॉयंस? क्लेयरवॉयंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कुछ चीज को ना पहले ही जैसे किसी व्यक्ति की दूरदर्शी सोच होती है ना, कि वो पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है कि क्या होने वाला है, क्या आसार लग रहे हैं, तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है सिचुएशन की। ठीक है, वो होता है क्लेयरवॉयंस, यानी कि दूरदर्शी एक तरीके से। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब नजरअंदाज करना। फॉरसाइट, फॉरसाइट मतलब भी यही होता है कि आप दूरदर्शी हैं, है ना, आप दूर की सोचते हैं, आप आने वाला जो है अभी के हालातों को देखते हुए या पिछली हिस्ट्री को देखते हुए कुछ ऐसे आपके पास वो नजरिया है कि आप प्रेडिक्ट कर सकें कि आने क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो ऑप्शन बी फोरसाइट इज करेक्ट। Which idiom best describes the situation where low infection levels can lead to complicancy? तो complicancy. Which idiom best describes the situation where low infection levels can lead to complicancy? तो पहला idiom है tit for tat। टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसी को तैसी, बोलते हैं ना कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने भी रिटर्न में कर दिया, टिट फॉर टैट। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ के अंदर ना, किसी सिचुएशन के अंदर जैसे कोई मम्मी पापा अगर लड़ रहे हैं या फिर आप दो सिबलिंग्स भाई बहन लड़ रहे हैं, तो पेरेंट्स अवॉइड ही करते हैं कि इस सिचुएशन में बीच में इंटरफेयर करे। या फिर कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कभी भी किसी थर्ड पर्सन को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका तो पता नहीं, वो तो कल को फिर एक साथ बोलने लग जाएंगे, आप बुरे बन जाएंगे बीच में जाके। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आप इंटरफेयर करना अवॉइड करते हैं ताकि आप और कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दें या फिर और उसको बिगाड़ ना दें। ठीक है, तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। थ्रो इन टॉवल, अब इसका मतलब होता है, आपने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, टॉम एंड जेरी वगैरह, उसमें जब वो टॉम अपनी हार मान लेता है या फिर कोई भी कार्टून है वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है, तो व्हाइट कलर का रुमाल दिखाने लग जाता है, वेव करता है व्हाइट कलर का हैंकरचिफ, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली, अब हम संधि चाहते हैं। तो थ्रो इन द टॉवल मतलब आपने अपनी हार स्वीकार कर ली, यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया अपनी डिफीट को। लेट वंस गार्ड डाउन मतलब कि अब थोड़ी सी ढिलाई बरत देते हैं, थोड़ा सा केयर फ्री हो जाते हैं, थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड दिखा देते हैं। जैसे आप पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, अब प्री हो गया तो अब आपने अपना गार्ड जो है डाउन कर दिया। लेट वन अपना गार्ड जो डाउन कर दिया मतलब कि अब मेंस के लिए आप इतना अच्छे से पढ़ नहीं रहे, क्योंकि आपको भी ये लग रहा है कि चल प्री का रिजल्ट आने देते हैं उसके बाद पढ़ेंगे, जबकि आपको पता है प्री और मेंस के बीच में लगभग 1 से 1.5 महीना ही रह जाता है ना, ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन आप क्या करें, हाँ, यू लेट योर गार्ड डाउन एंड यू स्टार्टेड एंजॉइंग। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। What is the antonym for virulent? virulent मतलब होता है कि बड़ा ही कोई एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 जब आया था शुरुआत में, तो उसका इतना एक्सट्रीमिटी थी कि हम लोग इतने डरे हुए थे कि हम कोई रिलेटिव को भी नहीं चाहते थे कि हमारे घर आए, कोई मतलब कोई आए जाए ना। अपने फैमिली मेंबर्स 4 सदस्य हैं घर में, 5 सदस्य हैं जो एक घर में पहले से ही रहते, बस वही रहे। चिंता सबके लिए थी, बट जाना नहीं चाहते थे, किसी को आने नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बहुत एक्सट्रीम जो सिचुएशन होगी, बहुत एक्सट्रीम खतरनाक डेंजरस सिचुएशन। एग्रेसिव, तो अब एक्सट्रीम है तो उसका कम क्या होगा, लेस एक्सट्रीम। एग्रेसिव मतलब वायलेंट हो जाना, एकदम आक्रामक हो जाना। कंटेजियस मतलब फैलने वाली, जो एक से दूसरे में या फिर एक से कईयों में फैलती है। जैसे कि कोरोना वायरस जो था, वो कोरोना वायरस जो है वो एक कंटेजियस डिजीज है, तभी तो लॉकडाउन लगाया जाता था ताकि उनको एक जगह पे कंटेन किया जा सके। ठीक है,
माइल्ड मतलब कमजोर, इतना ज्यादा सीवियर नहीं, ठीक है। तो वर्जुलेंट मतलब काफी ज्यादा सीवियर इंटेंस, और माइल्ड मतलब कम इंटेंस, कम सीवियर, ठीक है। और सीवियर मतलब सीवियर कि खतरनाक है, गंभीर है, ठीक है। तो यहाँ पे सी माइल्ड इज करेक्ट। A jungle safari is an accelerating experience that allows one to dash the uncharted territories of the wild, ठीक है। कि जंगल सवारी एक बड़ा ही अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि हमें क्या अलाउ करता है, डैश, जो ये अलाउ करता है कि हम अनचार्टेड ऐसी ऐसी जगहों पे भी जा सके वाइल्ड नेचर की, जहाँ पे अभी तक कोई ना गया हो या हम ना गए हो, हमने नहीं देखा हो, ठीक है। द डैश ऑफ डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इन द नेचुरल हैबिटेट लीव्स अ लास्टिंग डैश ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द एडवेंचरर। बोल रहे हैं कि जो इतनी विविध तरह की फ्लोरा और फौना है, फ्लोरा और फौना यानी कि जानवर हैं, फूल पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो वो है अपने जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें जब वो रह रहे होते हैं तो उनको देखना बड़ा ही दर्शनीय होता है, बड़ा ही आई प्लीजिंग है, ठीक है। ऑन द हार्ट्स एंड द माइंड्स, तो कहाँ कहाँ पे आई प्लीजिंग है, दोनों जगहों पे। किसी जो ट्रैवलर है, एडवेंचरर है, उनके दिलो दिमाग के लिए बड़ा ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है। एक्सप्लोरिंग द लश ग्रीन डैश while listening to the melodies of various creatures provides a sense of dash that is hard to describe। बोल रहे हैं कि जब हम वहाँ की हरियाली के जिस जंगल वगैरह में घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और क्या सुनते हुए, जो पक्षी हैं या अलग अलग जानवर हैं उनकी मधुर आवाज़, मेलोडीज सुनते हुए, ठीक है। वो एक क्या किस चीज़ की सेंस देती है, एक किसी चीज़ की सेंस देती है जो कि बहुत हार्ड है डिस्क्राइब करना, मतलब कुछ अच्छा शांत सा, या फिर आप जंगल में जाएंगे ना, ऑल्दो वहाँ पे चिड़िया की, कोयल की, पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी, बट बड़ा ही शांत सा एनवायरनमेंट लगता है, बड़ी शांति मिलती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अ जंगल सफारी इज एन एक्सेलरेटिंग एक्सपीरियंस दैट अलाउज वन टू डैश द अनचार्टेड टेरिटरीज ऑफ द वाइल्ड। एक्सप्लॉइट मतलब यूटिलाइज करना, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ की एडवांटेज लेना। डिसरिगार्ड मतलब कि इग्नोर करना। ट्रैवर्स मतलब ट्रैवल करना, एक तरीके से घूमना, ठीक है। या फोरसेक मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना या फिर अबैंडन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि हमें वो ऐसी ऐसी जगहों पे जाने की भी अनुमति दे देते हैं जंगल सफारी, जो अभी तक किसी ने देखी ना हो या फिर हम अभी तक देख ना पाए हों, ठीक है। तो ऑप्शन सी ट्रैवर्स इज करेक्ट। द डैश ऑफ डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इन देयर नेचुरल हैबिटेट। डेवास्टेशन मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ जो है वो र्यून कर दी है या डिस्ट्रक्ट कर दी हुई है। स्पेक्टिकल मतलब दर्शनीय, देखने योग्य, ठीक है। इराडिकेशन मतलब होता है एलिमिनेशन, और डिसमिसल यानी कि किसी चीज़ को हटा देना, रिमूव कर देना, टर्मिनेट कर देना, है ना। तो यहाँ पे क्या टर्मिनेट डिवास्टेशन नहीं होगा, यहाँ पे स्पेक्टिकल होगा कि इसका जो नज़ारा है, जो विविधता है फ्लोरा और फौना की, उसका जो नज़ारा है अपने नेचुरल हैबिटेट में, वो एक बड़ा ही गंभीर या लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ देता है। किसके ऊपर? तो क्या छोड़ देता है? सेकेंड इफेक्ट, यानी कि टर्मोइल मतलब केओस, यानी कि उथल पथल, ठीक है। इम्प्रेशन मतलब कि आपके ऊपर, हम बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपके बारे में किसी दूसरे का क्या नज़रिया है। तो ये जो फ्लोरा और फौना है ये क्या छोड़ते हैं? एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं, बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं हमारे दिल और दिमाग के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इम्प्रेशन इज करेक्ट। एक्सप्लोरिंग द लश ग्रीन डैश while listening to the melodies of various creatures. Exploring the lush green wasteland
वेस्टलैंड तो होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ पनप नहीं सकती, डिजर्टेड, डिजर्टेड भी नहीं कह सकते, बंजर जो इलाका होता है जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, कोई पेड़ पौधा नहीं उग सकता, बंजर इलाका है, वहाँ की ज़मीन में इतनी उपजाऊ नहीं है वो ज़मीन, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट होता है एक ऐसा एरिया, बहुत बड़ा सा ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है। मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस मेट्रो सिटीज़ को बोलते हैं। मेट्रोपोलिस क्या होता है, ऐसा अर्बन इलाका जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और वहाँ का जो मुख्य जो तरीका है वो एक मेजर कल्चर, कॉमर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाली जगह के तौर पे सर्व करता है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब क्या है, मेट्रोपोलिस है। कैनपी, कैनपी होता है जैसे कभी आप पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएंगे, है ना, वहाँ पे ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ों का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दोनों तरफ के पेड़ों का ऐसा लगता है एक दूसरे को टच कर रहा है और वो एक कैनपी बना देता है, यानी कि एक छायादार जगह बना देता है जिसके ऊपर एक आर्क टाइप की बन जाती है कैनपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोरिंग द लश ग्रीन कैनपी, कैनपी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। वाइल लिसनिंग टू द मेलोडीज ऑफ वेरियस क्रिएचर्स प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ, किस चीज़ की सेंस देता है, पहला ऑप्शन है सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब कामनेस, सूदिंग, शांत, एकदम शांति की एक प्रभाव देता है। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन मतलब कि हाँ बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा एक प्रभाव देता है कि इतने सारे जानवर बोल रहे हैं, अब किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है पता ही नहीं चल रहा, कन्फ्यूजन हो जाता है। टर्मोइल, टर्मोइल मतलब केओस क्रिएट कर देता है, हैवॉक मतलब भी केओस, तो यहाँ पे है एक सेंस ऑफ सेरेनिटी देता है जो कि काफी बड़ा मुश्किल है डिस्क्राइब करना। Not long after that, he resigned from his position as Chief Commercial Officer for Small and Medium Business at Yandex, Russia's equivalent to Google and the country's largest technology company. तो अब ये not long after that किसी घटना की बात हो रही है, उसके बाद में, उसके ज़्यादा दिन बाद नहीं, कि ज़्यादा दिन मतलब उसके थोड़े ही दिन बाद उसने वहाँ से अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। कौन सी पोजीशन थी, चीफ कमर्शियल ऑफिसर की पोजीशन थी फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एट यांडेक्स। यांडेक्स में स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए चीफ कमर्शियल ऑफिसर जो था उसके पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और ये यांडेक्स क्या है, ये गूगल का ही मिलता जुलता, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ सर्च इंजन नहीं रह चुका है, वो बहुत सारी चीज़ें हो गया है। तो जैसे गूगल है वैसा ही उसका काउंटर पार्ट क्या है, यांडेक्स करके एक सर्च इंजन है, वो यांडेक्स है, ठीक है, वैसे जैसे कि गूगल है। और ये क्या है, ये कंट्री रशिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक कंपनी है सबसे बड़ी। 7 days after the invasion of Ukraine, Vladimir Belugin packed up his and his family's belonging, cancelled the lease on his apartment in Moscow, withdrew his kids from kindergarten and started a new life outside of Russia. सिर्फ 7 दिन बाद जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया, जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, हथियाने की कोशिश करी, उसके सिर्फ 7 दिन बाद जो व्लादिमीर बेलुगिन है उनने अपना सारा सामान, अपनी फैमिली का सारा सामान पैक कर लिया, और जो उनके अपार्टमेंट, जो भी उनने मकान खरीदा था मॉस्को में, उसके ऊपर जो भी लीज थी वो कैंसिल कर दी, यानी कि जैसे लोन पे लिया है या लीज पे लिया है तो वो कैंसिल कर दी उनने, ठीक है। उसके बाद अपने बच्चों को उन्हें किंडरगार्टन से निकाल लिया। किंडरगार्टन होता है कि छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है ना, LKG UKG में जिसमें पढ़ाई करते हैं बच्चे, उससे निकाल लिया और अब रशिया से बाहर कहीं जाके नई जिंदगी की शुरुआत की, ठीक है। बेलुगिन said from his new home in Cyprus, कहाँ उन्होंने शुरुआत करी, साइप्रस में। You have to accept the new rules of having no rules at all in Russia। तो अब रशिया में जो नो रूल्स एट ऑल, यानी कि कोई भी नियम लागू नहीं होने का जो नया नियम चल पड़ा है, आपको उसको मानना पड़ेगा। The war meant that everything would change in Russia both for him and for his company।
तो ये जो लड़ाई हुई यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसने क्या किया, इसने ये बता दिया कि इसने उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कंपनी के लिए हर एक चीज चेंज कर दी। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट आता है कि 7 दिन हुए यूक्रेन के इन्वेजन के लिए, उसके बाद में उन्होंने अपना सारा सामान बांध लिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद आता है कि ये कितने दिन की बात है, जब उनने वहां पे अपना सारा सामान बांध लिया और नई लाइफ स्टार्ट कर दी नई जगह पे रशिया के बाहर। उसके 7 दिन बाद ही उनने, उससे थोड़े दिन बाद ही उनने रिजाइन कर दिया अपनी पोजीशन से। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद में आता है बेलूचिन सेड फ्रॉम हिज न्यू होम साइप्रस द वॉर मेंट दैट 6 एस जो है वो थर्ड स्टेटमेंट आता है कि वॉर जो है वो उनके लिए क्या मीनिंग रख रहा था कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। और बेलूचिन ने ये भी कहा कि कहाँ से, साइप्रस से, कि अगर आपको जो ये नया नो रूल एट ऑल वाला जो नया नियम चालू हो गया है, रूल्स चालू हो गए, आपको इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो QPSR अपना बन रहा है ना, तो QPSR ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्लाइट सिमुलेटर्स आर अ हेल ऑफ ड्रग. It was a lesson I learned the hard way during the early days of global pandemic when I sought out a new hobby to fill my endless days stuck at home. बोल रहे हैं कि फ्लाइट सिमुलेटर्स जो होते हैं वो एक ड्रग की तरह होते हैं। ठीक है, और ये ऐसा लेसन था जो मुझे बड़ी मुश्किल से बड़ा कुछ झेलने के बाद समझ में आया। ठीक है, जब ग्लोबल पेंडेमिक की शुरुआत हुई तो उन शुरुआती दिनों में मैंने एक नई हॉबी डेवलप करी। ठीक है, ताकि मैं जो घर पे, हर कोई घर पे फंसा हुआ था, कोई कुकिंग कर रहा था, कोई डांस सीख रहा था, कुछ ना कुछ लोग कर ही रहे थे। आई डिसाइडेड टू डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ फ्लाइट सिमिंग इंस्पायर्ड बाय गॉर्जियस hyper realistic screenshots from the recently released 2020 Microsoft Flight Simulator that I kept seeing online. तो बोल रहे हैं कि मैंने फ्लाइट सिमुलेटर वाली इस फील्ड में घुसने की कोशिश करी। ठीक है, और ये किस चीज़ से इंस्पायर होकर करी, जो इनका बड़ा ही एक मोह लेने वाला रिलीज था माइक्रोसॉफ्ट का फ्लाइट सिमुलेटर वाला 2020। इसने ये बार बार इसकी एड्स मेरे को दिखाई दे रही थी और मैंने इसके स्क्रीनशॉट रख रखे थे और मुझे मन कर गया ये करने का। When even a simple trip to grocery store felt like a major health risk, it seemed like a great way to explore the world, virtually at least. बोल रहे हैं कि जब छोटा सा काम कि ग्रोसरी स्टोर तक जाना भी एक ऐसा लग रहा था कि जान की बाजी लगाकर आ रहे हैं हम लोग, लगता था ना कि ओह थैंक गॉड आप सेफली आ गए, और आप ग्रोसरी स्टोर जाकर आए हैं, अब 14 दिन के बाद पता चलेगा, पता नहीं व्यक्ति कैसा है, ठीक है, उसको कोई वायरस इन्फेक्ट तो नहीं कर गया, वो 14 दिन बाद या 7 या 14 दिन बाद पता चलेगा। तो ये जो रिस्क था, इतना रिस्की काम था उस टाइम पे, ये जो फ्लाइट सिमुलेटर वाली चीज़ थी, ये ऐसा लगा कि आप दुनिया घूम सकते हैं, कम से कम वर्चुअली तो आप घूम ही सकते हैं दुनिया। रादर देन टेक अप मोर कन्वेंशनल कोविड हॉबी लाइक बेकिंग ब्रेड। वो बोलते हैं कि मैंने नई हॉबी पकड़ ली, बजाय कि जो ज़्यादा कन्वेंशनल, यानी कि जो सब लोग कर रहे थे फॉलो उस टाइम पे, जो कोविड हॉबी, उनका नाम दे दिया गया कोविड हॉबी, जैसे कि ब्रेड बनाना, ब्रेड बेक करना। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट हो गया फ्लाइट सिमुलेटर की जो शुरुआत करी कि ये हेल ऑफ ड्रग है, एक ड्रग की तरह है, और ये कब पता चला, बहुत मुश्किल से। ठीक है, बहुत कुछ परेशानियां झेलने के बाद। इसके बाद आता है कि मोर कन्वेंशनल कोविड हॉबी चुनने की, जो कि मैंने थी क्या, बेकिंग ब्रेड, उसको चुनने के बजाय मैंने क्या चुना, फ्लाइट सिमुलेटर। आई हैव डिसाइडेड टू डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ फ्लाइट सिमिंग। थर्ड, व्हेन इवन सिंपल, वो भी कब, जब सिंपल से सिंपल ग्रोसरी स्टोर तक जाने वाला टास्क भी इतना मुश्किल था, डेंजरस था, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो PSQR ऑप्शन बी इज करेक्ट। Arrange the following sentences to form a coherent paragraph. His father, Irfan, ran a small tannery business where young Volkan would trail
behind him, taking notes on all the recipes and processes, nostrils filled with the pungent smell of corrosive chemical and decaying flesh. तो बोल रहे हैं कि अपने पिता इरफान उसके पिता इरफान, किसी की बात की जा रही है। इरफान, उनके पिता का नाम है इरफान। उनका एक छोटा सा चमड़े का कारखाना है, ठीक है। टैनरी मतलब चमड़े का कारखाना, चमड़ा जिसको बोलते हैं, जानवरों की चमड़ी के साथ में जो काम किया जाता है। वेयर यंग वोल्कन, जहाँ पे वोल्कन किसी का नाम है, वो अब उन्हीं के पज्जनों पे चलेगा, ठीक है। टेकिंग नोट्स ऑन ऑल रेसिपीज एंड प्रोसेस, बोल रहे हैं कि वो हर एक चीज़ की बारीकी से नोट्स लेता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, किसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना है। और उसकी जो नाक है वो बड़ी गंदी पंजेंट सी स्मेल, किस चीज़ की, कोरोसिव केमिकल्स और डिकेइंग फ्लैश, गलती हुई चमड़ी और कोरोसिव केमिकल्स से उसकी जो नाक है वो पूरी बदबू से भरी हुई होती है, ठीक है। ग्रोइंग अप इन बीगा, टर्की, ऑन द सॉइल वेयर एंशिएंट ट्रोजन वॉर वॉज वंस फॉट, वॉल्कन यिल्माज वाज सराउंडेड बाय लेदर। बोलते हैं कि बीगा एक जगह का नाम है टर्की में, वहाँ की जो मिट्टी है जिसको जाना जाता है, जहाँ पे ट्रोजन वॉर हुआ था पुराने ज़माने में, वहाँ पे वॉल्कन यिल्माज़वास नाम का एक व्यक्ति है जो कि लेदर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। नाउ 25 years later, under the moniker Tanner Leatherstein, Yilmaz is parlaying his insight into leather into addictive TikTok presence involving entertaining vivisections of designer leather bags। ठीक है, अब 25 साल के हो गए हैं ये, ठीक है। और किसकी देखरेख के अंदर, टैनर लेदरस्टेन के देखरेख में ये क्या कर रहे हैं, एक नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उस दौरान में जब टिकटॉक के लिए लोग एडिक्टिव हैं, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, अपने लेदर बैग्स का प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। डिजाइनर लेदर बैग्स को एंटरटेन कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं। बाय द एज ऑफ 11 ही हैड ऑलरेडी लर्नड हाउ टू टैन हिज फर्स्ट शीप स्किन, यानी कि भेड़ की चमड़ी को पहली बार कैसे उन्हें टैन करना था है, वो कब सीख लिया था, सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें वो सीख लिया था प्रॉपरली। तो ये स्टार्ट हो गया कि वीगा में जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे वॉल्कन यिल्माज लेदर से सराउंडेड है, ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद आ जाएगा पी, कि उसके पिता जो हैं वो एक टेनर हैं, स्मॉल बिजनेस, और वो सारी चीज़ों के नोट्स बनाता है वॉल्कन, और उनसे सारी रेसिपीज लेता है, और अब उन्हीं के पज्जनों पे चलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एस स्टेटमेंट, कि 11 साल की उम्र में ही उसने ये चीज़ सीख ली थी, पहली बार शीप स्किन को टैन करना सीख लिया था। और उसके बाद आता है 4, कि टिकटॉक का यूज़ करते हुए वो कैसे आज की डेट में उसका इस्तेमाल करके अच्छा आगे प्रॉस्पर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे QPSR, क्यू से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। underline segment को substitute करना है। Antonio Stradivari was an Italian who is being made wonderful violins। who is being made नहीं होगा, who is being made का मतलब होता है कि जो बनाया जा रहा है, ठीक है, बट who made wonderful violins हो सकता है, होगा वही होगा, ठीक है। who made wonderful, जिसने बहुत अच्छे वायलेंस बनाए थे। who have made wonderful violin, who makes wonderful violin, makes मतलब अभी बनाता है, बट वो पुराने हैं, was जहाँ पे यूज कर दिया तो अभी नहीं करते हैं, was मतलब कभी थे, अब वो नहीं है। who made wonderful violins, option C is correct। as Simon had already been to the park, he lead the way for other children। lead the way, वो पहले आ चुका है पार्क में, तो he led the way, उसने हमें लेकर गया, वो मतलब अब वो पास्ट की बात हो रही है, he led the way। तो ऑप्शन नो, लीडिंग द वे, लेड द वे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा ऑडियो का जो आर्टिकल है उसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑडियो है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
ठीक है। अगर आप न्यू हैं, पहली बार हमारा कंटेंट देख रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक, डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कंटेंट अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।